ख़वातीन व हज़रात, स्कैंडिनेविया के खूबसूरत शहर स्टॉकहोम से मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ किसाना और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपकी खिदमत में स्कैंडिनेविया यानी डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, इन तीनों मुल्कों की अहम ख़बरें, हालात हाज़रा और अपडेट्स पेश किए जा रहे हैं, जिनमें ना सिर्फ इन तीन मुल्कों में रहने वाले लोगों के लिए बल्कि जो लोग दुनिया के दीगर ममालिक में मुकीम हैं वो इस खित्ते के इन ममालिक के बारे में जानना चाहते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए भी जो है वो काफ़ी दिलचस्पी होगी, क्योंकि कुछ ख़बरें जो हैं वो जनरल नौइयत की भी हैं। तो जनाब हम चलते हैं उन ख़बरों की जानिब, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात। एक स्वीडिश साबिक़ सफारतकार और अक़वाम मुत्तहिदा के दूसरे सेक्रेटरी जनरल दाग हैमरशोल्ड का एक खूबसूरत कौल है कि माजी पर अफसोस करने की बजाय हाल को इस अंदाज से जियो कि मुस्तकबिल में फ़ख्र कर सको। इसी मुस्बत सोच के साथ आपकी खिदमत में जनाब ये स्कैंडिनेविया की डायरी पेश की जा रही है। तो सबसे पहले जनाब हम स्वीडन से आगाज़ करते हैं। स्वीडन में जो कस्टम्स हुक्काम हैं, इन्होंने लोगों को जो है वो ख़बरदार किया है कि अभी ये छुट्टियों का सीज़न चल रहा है, बहुत से लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं और इसके बाद जब वो स्वीडन वापस आते हैं तो जो अशिया उन्होंने बैरून मुल्क ख़रीदारी की होती है उसका हिसाब रखें। अगर उन अशिया की मालियत 5000 स्वीडिश क्रोन से ज़्यादा है तो आपको एयरपोर्ट पर उनको डिक्लेयर करना है, उनका कस्टम्स अदा करना है, और अगर आप कस्टम्स अदा नहीं करेंगे तो कस्टम्स हुकाम जो है वो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। आपको जुर्माना भी हो सकता है, आपकी अशिया ज़ब्त भी हो सकती हैं, बल्कि आपको जेल तक भी जाना पड़ सकता है। यहाँ पे जो कस्टम्स हुकाम है उनने कहा जी कि जो लोग हवाई जहाज़ के ज़रिए या फेरी के ज़रिए स्वीडन आते हैं दूसरे मुल्कों से, वो 5000 स्वीडिश क्राउन की अशिया ला सकते हैं। यानी एक शख्स जितनी भी उसने ख़रीदारी की हुई है वो 5000 तक ला सकता है। लेकिन अगर आप दूसरी रास्ते यानी अगर आप सड़क के रास्ते आ रहे हैं तो फिर ये 3500 स्वीडिश क्राउन है। अगर इससे ज़्यादा वो बढ़ जाएगी मालियत तो आपको जो है वो टैक्स डिक्लेयर करना है। और उन्होंने कहा जी कि अगर आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो वहाँ पे अगर आप ग्रीन चैनल या ब्लू चैनल उसका इंतखाब करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसको आप डिक्लेयर करें, और कस्टम हुकाम वहाँ पे चेक करें और आपके पास वाक़या ही वो चीज़ें हों जो जिन पे कस्टम लगना चाहिए, तो फिर जो है आपके ख़िलाफ़ केस बनेगा, आपकी अशिया ज़ब्त हो सकती हैं, जुर्माना हो सकता है या जेल की सज़ा भी। लेकिन अगर आप रेड चैनल से जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके पास वो चीज़ें हैं जो आपने डिक्लेयर करनी है, तो फिर आप इस जो है वो कानून से उस लिहाज से बचेंगे कि फिर आप वहाँ पे डिक्लेयर करके अपना उनका कस्टम्स जो है वो अदा करेंगे। कस्टम हुकाम ने यह भी कहा है कि उन चीज़ों की रसीदें अपने पास रखें, और कई लोगों से जो है वो एयरपोर्ट्स पे नकदी, सोने के ज़ेवरात या बाकी चीज़ें जो हैं ज़ब्त भी हैं। और माजी में कई ऐसी ख़बरें आई जो मैंने व्लॉग्स में भी पेश की कि कई फैमिलीज़ बाहर से आ रही थी, उनके पास ज़ेवरात थे, बाकी चीज़ें थी, लेकिन उनके पास उनकी रसीदें नहीं थी, जो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का बायस भी बना। यहाँ कस्टम्स हुकाम ने ये भी लोगों को जो है वो कहा है कि अगर उन्होंने स्वीडन से चीज़ें ख़रीदी हैं, बहुत कीमती बैग्स हैं जैसे लुई विथॉन के या दूसरे, तो उनकी रसीदें साथ लेके जाएँ। जब वो वापस आएँ तो ये बता सकते हैं कि ये चीज़ें हमने ऑलरेडी स्वीडन से ख़रीदी थी। तो यानी स्वीडन से अगर जाते वक्त आपके पास बहुत कीमती लग्जरी चीज़ें हैं, ज़ेवरात हैं या कीमती पत्थर हैं, तो उनकी रसीदें आप अपने पास रखें ट्रैवल करते वक्त, क्योंकि अब स्वीडन में ये कानून है कि कोई भी कीमती चीज़ पुलिस अगर आपसे देखे, कस्टम्स वाले देखें, तो वो आपसे जनाब पूछ सकते हैं कि आपने ये कहाँ से ली थी और ये इसकी आपके पास रसीद है या नहीं। तो ये जनाब बहुत ही इम्पॉर्टेंट ख़बर है, क्योंकि आजकल छुट्टियों का सीज़न है और ये सेम चीज़ डेनमार्क और नॉर्वे में भी लागू होती होगी। वहाँ भी जो है वो कस्टम्स रूल बल्कि पूरे यूरोप में ऐसे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप घर से जाएं, अगर कीमती अशिया साथ हैं तो उनकी रसीदें यहाँ से साथ ले जाएं, और अगर आपने वहाँ से ख़रीदी हैं तो उनकी भी रसीदें रखें, और अगर वो मालियत बढ़ जाए तो आप कस्टम के लिए ज़रूर डिक्लेयर करें। और दूसरा, जो ममनुआ अशिया हैं जो आप स्वीडन नहीं ला सकते बाकी मुल्कों में, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो भी जनाब साथ ना लेके आएँ, क्योंकि वो भी परेशानी बनती है। इस व्लॉग के आखिर में मैं वो लिंक दूंगा, मैंने एक व्लॉग बनाया था कि कौन कौन सी चीज़ें जो आप यूरोप या स्वीडन में नहीं ला सकते, तो उनके बारे में भी एहतियात ज़रूरी है। अगली खबर यह है कि स्वीडन में हाल ही में एक कानून बना है
कि नफसियाती जो दबाव है, किसी को जो है वो परेशान करना, किसी की जो है वो तौहीन करना, उसको धमकाना, उसकी जासूसी करना, उस पर पाबंदियाँ लगाना, ये जो है वो जुर्म है। और जो ही ये कानून बना है, पुलिस को जनाब कंप्लेंट्स, शिकायत मिलना शुरू हो गई हैं और अब तक यहाँ स्वीडन में 75 केसेस जो हैं पुलिस के पास रजिस्टर हुए हैं जो इसी कानून के तहत आते हैं। यहाँ पे अब जो कानूनी माहिरीन हैं वो कह रहे हैं कि अब ये अदालतों में जंग जाएगी, अदालतों पे प्रेशर बढ़ जाएगा, केसेस बहुत ज़्यादा आएंगे कि कानून जो है उसको किस तरह से जो है वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी और इसमें जो जिसके साथ कोई भी ज़्यादती होती है उसको ज़ाहिर इसके सबूत वगैरह वो भी फ्राहम करने हों बहुत ज़रूरी हैं। तीसरी खबर जो है वो यहाँ पे स्कैंडिनेविया में और स्वीडन में एक जो टिक होती है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है और उसकी वजह से लोग मुतासर भी हो रहे हैं। वो अगर काट ले तो उसकी वजह से एक वायरस जो है वो बॉडी में दाखिल हो जाता है, TBE जो इसको कहते हैं यहाँ पे, और ये बल्कि नॉर्वे में भी है। इसका बेहतरीन हल ये होता है कि इसके लिए वैक्सीन लगवाई जाए। एक वैक्सीन अगर आप लगाएंगे तो फिर 2 महीने के बाद आपने बूस्टर डोज़ और फिर अगले साल आपने लगवाना होती है। अगर ये ना लगवाई जाए तो ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकती है और इस साल इसके केसेस में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इजाफ़ा हुआ है। 2024 में ये केसेस 503 थे, 2025 में 384 और इस साल अभी तक 213 केस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन पिछले साल इसी पीरियड में 111 थे, तो यानी दुगने से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे जो है वो सेहत के माहिरीन कह रहे हैं कि आप इसकी TBE की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। मैंने भी कई व्लॉग्स में कहा है ये, और ख़ुसूसन वो जो लोग घास के साथ या पानी वाले एरिए में रहते हैं वहाँ ये ज़्यादा है, लेकिन इस साल ये काफ़ी ज़्यादा फैली है। यहाँ पे मैं उन लोगों से दोबारा जो है वो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो बागबानी का काम करते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, वो ये ज़रूर लगवाएं। बल्कि यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं उनको भी चाहिए कि अपने मुलाजमीन को ये हदायत दें कि ये वैक्सीन ज़रूर लगाएं। तो अगर ये व्लॉग वो लोग देख रहे हैं जो ये काम करते हैं या जिनकी बागबानी की कंपनियां हैं, तो बराए मेहरबानी अपने जो मुलाजमीन हैं उनको ज़रूर आगाह करें, क्योंकि अगर ये वायरस काट ले तो ये बहुत शदीद किस्म की कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है और अगर ये ब्रेन में चला जाए तो इंसान को जो है वो बहुत ही ख़तरनाक नताइज का सामना करना पड़ता है। तो अदरवाइज़ इसके काटने से के बाद जो वायरस बॉडी में जाता है उससे तेज़ बुखार, सर दर्द, इस तरह की गर्दन अकड़ जाने, इस तरह की अलामात भी होती हैं। स्वीडन में बाज़ रीजन्स जो हैं वो बच्चों को फ्री वैक्सीन दे रही हैं। अगर फ्री ना भी दें तो 450-500 की एक डोज़ होती है, तो आप अपनी जान बचाने के लिए, सेहत के लिए ज़रूर लगवाएँ। और अगली ख़बर भी सेहत के हवाले से है। अगर आप स्वीडन में हैं और ये जो आपको स्क्रीन पे ये जो चिकन का पैकेट नज़र आ रहा है, अगर आपके घर में ये है तो आप फ़ौरी तौर पे आप जहाँ से आपने ख़रीदा उनके साथ रब्ता करें, आप कंपनसेशन वापस लें, ये इस्तेमाल ना करें। इसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया है और हुकाम ने इस ख़बरदार किया है कि इसे मत खाएं, सेहत के लिए नुकसानदेह है। अगर बैक्टीरिया बॉडी में चला जाए तो मैदे के मसाइल, डायरिया, बुखार और इस तरह की अलामात हो सकती हैं। तो बहरहाल जनाब ये पैकेट जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगली खबर इमिग्रेशन के हवाले से। स्वीडन के जो माइग्रेशन के वज़ीर हैं जॉन फोशल, उन्होंने ये कहा है कि अभी हाल ही में इस हुकूमत ने एक बिल पार्लियामेंट से मंजूर कराया जिसके तहत दोहरी शहरियत रखने वालों के लिए अगर वो कोई इस किस्म की यहाँ पे कानून शिकनी करें और हुकूमत समझे कि इनकी ये नेशनलिटी कैंसिल होनी चाहिए, तो हुकूमत उनकी एक शहरियत नेशनलिटी कैंसिल कर सकेगी। उन्होंने कहा है कि अब अगली पार्लियामेंट ने इंतखाबात के बाद इसको दोबारा अप्रूव करना है। उन्होंने कहा जी कि हो सकता है इंतखाबात के बाद जो अगली हुकूमत बने वो इसको अप्रूव ना करे, तो हम चाहते हैं कि हम अभी से बाकी जमातों के साथ जो है वो इस हवाले से मुफाहमत करें और अगस्त में इस बिल को हम मूव करेंगे और दूसरी जमातों से हम बात करेंगे कि हुकूमत कोई भी बने वो इस बिल को अप्रूव करके और ये डुअल नेशनलिटी कैंसिल करने वाला लॉ जो है वो बन जाए। यहाँ पे अखबार नवीसों ने कहा है जी कि आप ये जो बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि सितंबर के इंतखाबात में अपना मुतवक्को शिकस्त जो है उसको देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम चाह रहे हैं कि जनाब इस पे जो है वो हम सब में जो है वो आपस में मुफाहमत हो जाए, लेकिन शायद उन्होंने नविश्ता दीवार पढ़ लिया। आपका क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगली खबर जनाब यह है कि अगर आप इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है या ख़रीदते वक्त जिस कंपनी या शख्स ने आपको सही तरह से नहीं बताया और उसमें नुक्स थे, बल्कि उसमें यह भी था कि जो गाड़ी का जो मॉडल नंबर है
और ईयर नंबर है ये सेम नहीं होता, इसमें फ़र्क हो सकता है। जैसे भी अगर आप 2026 के आखिर में गाड़ी ख़रीदें तो हो सकता है मॉडल नंबर 2027 हो। तो इस किस्म की अगर आपके पास गलत बयानी हुई है तो यहाँ कंज्यूमर वर्कत के पास आप जाके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और इसमें आप 3 साल के अंदर जो है वो दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि जो ही आपको पता चले तो आप दें, उससे आपको कंपनसेशन मिल सकती है, आपकी कीमत कम हो सकती है। बहरहाल आपके राइट्स यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए। नेक्स्ट न्यूज़, इंतखाबात के हवाले से जो हालिया सर्वे हुए हैं उनमें जो अपोजिशन की 4 जमातें हैं उनको हुकूमती 4 जमातों पे वाज़े बरतरी हासिल है और अगर यही ट्रेंड रहा तो सितंबर के इंतखाबात के बाद यहाँ पे तब्दीली आ जाएगी। और इसमें जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उल्फ क्रिस्टोसन, उनकी मकबूलियत से जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की सरबराह मैगदलेना एंडरसन, उनकी मकबूलियत जो है वो काफ़ी बढ़ी है। और तीसरा जो एसडी के सरबराह जिमी ओकेसन, उनकी मकबूलियत में भी काफ़ी जो है वो कमी वाक़या हुई है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कलमी दोस्ती एक माजी की रवायत थी। रसाले छपते थे हमारे बचपन में, उनमें जनाब कलमी दोस्ती का जो ज़िक्र होता था, लोग अपनी भेजते थे तस्वीर और मुशागर और फिर लोग ख़त लिखा करते थे। ये रवायत स्वीडन में दोबारा ज़िंदा हो रही है। ये रवायत हमारे यहाँ तो तकरीबन ख़त्म हो गई है जब से ये कम्युनिकेशन के दूसरे ज़राए आ गए हैं, लेकिन हमारे बचपन के दौर में होती थी। और मुझे याद है जब मैं भी स्कूल पढ़ता था हम भी कलमी दोस्ती करते थे। मेरे दोस्त हैं एजाज़ भट्ट साहब जो लीड्स में होते हैं यूके में, वो और मैं हम जनाब ख़त लिखा करते थे। हमारे दोस्त थे सवात में, बहरीन, वहाँ एक बड़ा खूबसूरत इलाका है, अब्दुल जब्बार और अब्दुल मगफूर गुल नाज़मन, अभी भी मुझे नाम याद है। ये रवायत स्वीडन में दोबारा ज़िंदा हो रही है और यहाँ पे ज़िंदा इसलिए हो रही है कि जो उम्र सीधा लोग हैं उनकी तन्हाई दूर करने के लिए वो सर्विस हाउस में अपने घरों में होते हैं और नौजवानों को कहा जा रहा है कि आप उनके साथ ख़त ख़ताबत करें। एक तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी तन्हाई दूर होगी, वो ख़त लिखेंगे, ख़त का इंतज़ार करेंगे और वो उनको एक एक्टिविटी मिल जाएगी। दूसरा, नौजवान उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाएँ, उनकी ज़िंदगी से। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सिलसिला यहाँ पर शुरू किया गया है और इस हवाले से स्वीडन की कुछ कम्यून्स हैं उन्होंने ख़ुसूसी जो है लोगों को राग़िब किया है। और इसी में एक 15 साल लड़की असमान अली है, वो एक 70 साल बुज़ुर्ग हैं खेल लुंदग्रेन, उनको जनाब वो ख़त लिखती हैं। उन्होंने बहुत अरसा ख़त लिखे, एक दूसरे को मिले नहीं, अब उन्होंने एक दूसरे को मिलना भी है। तो ये एक बड़ी ही खूबसूरत जो एक रवायत थी कलमी दोस्ती की, जिसको एक नई जहद स्वीडन ने दी है कि बुज़ुर्गों को नौजवान बच्चे ख़त लिखें, उनकी तन्हाई दूर करें और वो बच्चों को अपनी ज़िंदगी के तजर्बा सिखाएँ। बहुत ही एक खूबसूरत जो है वो जनाब ये सिलसिला है। इस हवाले से मैं नाज़रीन से चाहूँगा कि आप बताएं इस हवाले से आप क्या कहेंगे और आपकी इस के बारे में क्या राय है, और ये भी बताएं कि क्या बचपन में आप भी कलमी दोस्ती करते थे और उसके हवाले से अगर कोई आपकी यादें हों तो वो भी ज़रूर शेयर करें। अब हम आपको लेके चलते हैं डेनमार्क, और डेनमार्क जनाब स्कैंडिनेविया के दोनों मुल्कों पे यानी स्वीडन और नॉर्वे पे बाजी ले गया। वो इसमें कि यूरोप में सबसे ज़्यादा बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ डेनमार्क में फ़रोख्त हो रही हैं। मेरा ख्याल था कि ये नॉर्वे है, क्योंकि नॉर्वे में सेटअप बड़ा अच्छा है, हमने कई दफ़ा ट्रैवल किया। स्वीडन में भी गाड़ियों की फ़रोख्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ गई है, लेकिन जनाब डेनमार्क जो है वो इसमें बाजी ले गया है। और ये जो अभी 6 महीने हैं इस साल के, इनमें जनाब 80,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं वो फ़रोख्त हुई हैं, यानी हर 5 में से 4 जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। पूरे यूरोपीय ममालिक में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो रेशो है वो 21% है, 21% है, लेकिन यही तनासब, ये शरह जो है वो डेनमार्क में 80% तक पहुँच चुकी है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है जनाब। इसमें माहिरीन कहते हैं कि इसकी वजह जो है वो गवर्नमेंट की जानब से दी जाने वाली सब्सिडीज़ मराहत हैं, चार्जिंग स्टेशंस का होना है, वसी नेटवर्क है, माहौल दोस्त पॉलिसी है और फिर लोगों में अवेयरनेस है। तो जनाब अगली नस्लों को अगर हमने बचाना है तो अपने माहौल को साफ़ रखना है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? और दूसरी ख़बर में जनाब डेनमार्क पीछे रह गया है नॉर्वे से और स्वीडन से, वो है एवरेज एज। तो एवरेज एज में जो है वो स्वीडन और नॉर्वे जो है डेनमार्क से बेहतर हैं। इस वक्त जो वहाँ पे सर्वे हुआ है, इस वक्त जो 67 साल पेंशनर हैं, तो अगर एक पेंशनर ख़ातून है 67 साल, तो ये तवक्को की जा रही है कि वो मज़ीद 20 साल ज़िंदा रहेंगी, यानी 87 साल की एज तक। और अगर मर्द है तो वो 84 साल तक। तो मर्दों की एवरेज एज वैसे ही जो है वो औरतों से कम होती है। अब ये पता नहीं क्यों कम होती है,
इस बारे में अगर आपको कोई पता है राज की बात तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। और जनाब फिर डेनमार्क पे ख़ासी तनकीद हुई है। जो इमिग्रेशन के मराकज़ हैं ये यूरोप के जो मुल्क हैं डेनमार्क, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स और यूनान, ये चाहते हैं कि यूरोप के बाहर मराकज़ कायम किए जाएँ। जो लोग रेफ्यूजीज़ यूरोप एंटर हों गैर कानूनी तौर पे, उनको वहाँ रखा जाए, वहाँ उनके केसेस सुने जाएँ, वहीं फ़ैसला किया जाए और वहीं से उनको वापस भेज दिया जाए, उनको यूरोप आने नहीं दिया जाए। इस पे जो यूरोपीय कौंसिल है उसने ख़बरदार किया है। उन्होंने कहा जी कि ऐसे मराकज़ अगर बनाए गए तो इंसानी हकूक़ की जो है वो पामाली होगी, वायलेशन होगी ह्यूमन राइट्स की, बैनुल-अक़वामी लॉ की, और पनाह गज़ीनों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने इस पर शदीद तनकीद किया है। लेकिन दूसरी जानब जो डेनमार्क की वज़ीर-ए-आज़म हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, उन्होंने कहा है कि उनकी ये पहली तरजीह है और ये इसको जनाब वो पाया तकमील तक लेके जाना चाहते हैं। अब आपको लेके चलते हैं खूबसूरत नॉर्वे में। तो नॉर्वे में जनाब 22 जुलाई को 2011 का जो बहुत ही अफसोसनाक और दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था, जिसमें 77 अफराद मारे गए थे और सब वो नौजवान थे, उसकी एक यादगार तकरीब वहाँ पे हुई है, जिसमें उन जो नौजवान थे उनकी फैमिलीज़ के लोग, सिविल सोसाइटी, वहाँ के वलीअहद और हुकूमती शख्सियात जो हैं वो उसमें शरीक हुई। और ये वाक़या याद दिलाता है नॉर्वे को कि नॉर्वे अभी तक उस साने को नहीं भूल सका और उन लोगों के साथ उनकी जनाब काफ़ी हद तक जो है वो दिली वाबस्तगी और उनके लिए उन्होंने अपनी अक़ीदत का इजहार किया है। और आज की जो स्कैंडिनेविया की डायरी है उसकी आखिरी ख़बर नॉर्वे से ही है कि नॉर्वे में इस वक्त जो गैर मुल्की तारकीन वतन जो लेबर इमिग्रेंट्स आ रहे थे वो 20 साल की कम तरीन सतह पे है, बहुत कम हो गई है, और जिसकी वजह से वहाँ पे इंडस्ट्री और दूसरे उनको भी मसाइल दरपेश हैं। तो इस बुनियाद पे अब नॉर्वे की हुकूमत अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी का असर नौ जायज़ा ले रही है ताकि हुनरमंद तालीम याफ्ता लोग और वो लोग जिनकी नॉर्वे को ज़रूरत है उनको नॉर्वे आने के लिए रग़ब किया जा सके। ख़बरनामा थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ज़ाहिर 3 मुल्क थे, ख़बरें बहुत ज़्यादा थीं। मैंने कोशिश यही किया कि इनको जो है वो गैर ज़रूरी तफसीलात में जाए बगैर आपकी खिदमत में पेश करूं, लेकिन कुछ ख़बरें ऐसी होती हैं कि जिनकी तफसील भी जो है वो नाज़रीन चाहते हैं। तो ओवरऑल इस ख़बरनामे पे, ख़बरों के इंतखाब पे, इस स्कैंडिनेविया की डायरी पे या बाकी चीज़ों पे अपना तबसरा ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।